हेलो बच्चों, ब्रेन्स जीएस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ नए टॉपिक लेके आते हैं और ब्रेन्स जीएस जो हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप करें और जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप खुद करें, अपने दोस्तों को भी जुड़वाएं और इसका बेनिफिट लें। ठीक है बच्चों, आज हम आपको कुछ अच्छा और स्पेशल लेके आए हैं, है ना। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसा कि आपको मालूम है कि लोकतंत्र का पर्व जो है इस समय चल रहा है और 16 आपको जैसे मालूम है कि जिस दिन 16 मार्च को जो है इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग के द्वारा करके और डिसाइड कर लिया था कि जो है भारत में 7 चरणों में चुनाव होंगे और आप जो भी बच्चों आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे लगभग सभी के वोटर बने हुए होंगे और आप डालेंगे भी। ठीक है, आज हम उन्हीं चीज़ों पे लेके आएंगे और वोट आपको मालूम है कि ईवीएम के थ्रू पड़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी पे ही आज हमारी क्लास रहेगी। इसमें कुछ रोचक तथ्य और हम आपको डिस्कशन पूरा करेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिए। कुछ मैंने चीज़ें लिख ली हैं जिससे आपका थोड़ा समय बचे और जल्दी क्लास का जो लेक्चर है वो बहुत लंबा ना हो। ठीक है, तो अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, आरओ, लोअर या एसएससी या टेट, सुपर टेट, एसआई, कांस्टेबल या एनी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का अहम रोल है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें, ब्रेन्स जीएस, और अपने जो है जीएस को बहुत ही अच्छा करें। ठीक है, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है वो पर्व जो है इसी वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके ही कंप्लीट किया जाता है। जैसा कि मालूम है कि हमारा जब संविधान बना जिसके 22 भाग हैं, उस 22 भाग में से एक 15वां भाग है। कौन सा भाग? 15। उसमें निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन होगा जो भारत का जो आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और जो 28 स्टेट हैं उनका चुनाव और प्लस जहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनकी विधानसभाओं का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो ये संविधान निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किसमें है? संविधान के भाग 15 में। ठीक है, आपको मालूम है अब निर्वाचन आयोग कब बना? हमारा जब संविधान लागू हुआ था, लागू तो आपको मालूम होगा कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन उस संविधान लागू होने से पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 तो हमारा जो आप देखेंगे क्या नाम, निर्वाचन आयोग जो है वो कब बना था? तो ये बना हुआ था 25 जनवरी 1950। याद रखिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और पहला जो आम चुनाव है ये 1952 को हुआ था। पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? आम चुनाव फर्स्ट ये हुआ था 1952, 1952 में। ठीक है, और ये जो निर्वाचन आयोग जो गठित हुआ है आपको मालूम है कि इसी 25 जनवरी को हम वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं और वोटर्स डे कब होता है? यही जिस दिन हमारा निर्वाचन आयोग बना था, चुनाव करवाए गए थे, ये 25 जनवरी, ये 2011 से हम वोटर्स डे के रूप में इसको मनाते हैं।
किसको? 25 जनवरी को। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये कैसे आई, पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यानी कि ईवीएम है, इसका आविष्कार एम.वी. हनीफा ने किया था। किसने? एम.वी. हनीफा। इन्होंने ही सबसे पहले ईवीएम का आविष्कार किया और आविष्कार करने के बाद इस पे थोड़ा सा जो भी मॉडिफाइड किया गया, मॉडिफाइड करने के बाद हमारे यहाँ वो इस्तेमाल के लिए आई। तो जब एम.वी. हनीफा ने आविष्कार किया तो इसका एक ट्रायल हुआ था सबसे पहले 1982 में। हनीफा यानी कि बनाने के बाद ईवीएम का जो ट्रायल हुआ था 1982 में, केरल की थरूर विधानसभा है उसकी कुछ सीटों पे इसका ट्रायल लिया गया कि ये सफल होती कि नहीं। कहाँ? थरूर विधानसभा जो कि केरल है, प्रायोगिक यानी ट्रायल हुआ जो सक्सेसफुल रहा। 1982 में सबसे पहले ईवीएम का ट्रायल हुआ थरूर विधानसभा में जो कि सफल रहा। फिर इसका जो है 1986 में यानी कि ईवीएम बखूबी ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो 1986 में इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, पंजीकरण किया गया। ईवीएम का जो पंजीकरण है कब किया गया? 1986 में। क्लियर? ठीक है। फिर इसको और ट्रायल कुछ ज़्यादा बड़े क्षेत्र में ट्रायल करने के लिए इसका वेट किया गया और 1989 में 3 स्टेट का चुनाव हुआ था। कब? 1983 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में इसका ट्रायल, इसको क्योंकि ईवीएम उतनी ज़्यादा नहीं बनी थी तो जितनी बनी हुई थी उनका ट्रायल जो है 3 राज्य जो हैं वहाँ के विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। पूरे विधानसभा की पूरी सीटों का इस्तेमाल नहीं किया, जितनी बन गई थी उनका इस्तेमाल किया गया और वो ये भी ट्रायल जो है सक्सेसफुल रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद 1999 में गोवा विधानसभा का चुनाव, गोवा विधानसभा का चुनाव टोटल जो है ईवीएम से हुआ। अब आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पूछा जाए एग्जाम में किस राज्य की विधानसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम के थ्रू हुआ था तो गोवा, तो आप गोवा को लगाएंगे। कब हुआ था? 1999 में। क्लियर? अगर ये पूछा जाए सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किस राज्य के विधानसभा में किया गया था तो आंसर होगा 1982 में केरल की थरूर विधानसभा, जो ऊपर मैं अभी आपको बता चुके थरूर विधानसभा में हुआ था। ठीक है, कुछ सीटों में। क्लियर? अब ये पूछा जाए कि ईवीएम का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ था तो ये 1986 में। क्लियर? अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो है किस लोकसभा का जो पूरा चुनाव है कौन सा था जिसमें टोटल ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, तो आपको मालूम होना 14वीं लोकसभा का जो चुनाव है 2004 में हुआ था। कब? 2004 में 14वीं लोकसभा का टोटल चुनाव जो है पहली बार संपूर्ण रूप से ईवीएम का इस्तेमाल किया। और उसके पहले हम लोग जानते थे कि ईवीएम उतनी नई डेवलप नहीं थी तो कुछ ही जगह पे इस्तेमाल होता था और पूरा तो आपको मालूम है कि उसका जो रिजल्ट परिणाम भी जल्दी आ जाता है। ठीक है। अब जो ईवीएम आप वोट डालते हैं या डालेंगे, फर्स्ट टाइम हो सकता है कुछ लोग बच्चे डालें, कुछ आप डाल चुके होंगे, तो आपको मालूम है कि एक उसमें नोटा का भी सिंबल मिलता है। क्या? नोटा, नॉन ऑफ द अबव। नोटा का इस्तेमाल सिंबल का एक बार काफ़ी इस पर सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मूवमेंट चलाया कि सरकार पे, चुनाव आयोग पे और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ याचिका वगैरह लगाई 2013 में। कब लगाई थी? 2013 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश किया निर्वाचन इलेक्शन कमीशन को कि आप उसमें नोटा, मान लीजिए कोई प्रत्याशी, कोई जो है वोटर वोट
जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं किसी लोकसभा या विधानसभा में, तो वो किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं। उसकी नज़र में ये प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उसमें योग्य नहीं है उसकी नज़र में, तो वोट तो वो तो या तो नहीं डालेगा, या डालेगा तो फिर नोटा एक होना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था 2013 में, तब जाके उसको 2015 में नोटा सिंबल, आप जो ईवीएम मशीन होगी एक उसमें नोटा वाला भी सिंबल होगा, ठीक है। जब आप डालने जाएं तो आप देखिए, ठीक है, कि कहाँ पे नोटा है और आप जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं। फिर आता है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड ऑफ द वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट की भी जो व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पे जो है इसको 2017 में वीवीपैट की शुरुआत हुई, यानी कि आपने वोटर डाला, वोट डालने के बाद एक स्लिप निकलती है, स्लिप एक पास में वो एक बॉक्स लगा हुआ होता है, हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है और ये कब से शुरू हुई थी? 2017 से। एक आप और बच्चों देखेंगे कि जैसे ही आप वोट आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक पहचान सिंबल आपका, कि आपने वोट डाला तो आप नाखून पे देखेंगे एक सिंबल बना दिया जाता है। वो सिंबल इसलिए बनाया जाता है कि आप दोबारा वोट ना डाल सकें, उस पर एक पहचान रहेगा, ठीक है। इसका पहचान का जो केमिकल यूज किया जाता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है रसायन? सिल्वर नाइट्रेट। ये जो है सिल्वर नाइट्रेट 1962 से स्टार्ट किया जा रहा है। देखेंगे 1962 से सिल्वर नाइट्रेट जो एसिड होता है, जो हमारे उंगली पे लगाया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी अधिकारी आता है, तो चुनाव जैसे ही डाल के आप निकलते हैं तो रूम से, तो वहाँ पे एक बैठा होता है तो आपको सिंबल लगा देता है। तो ये जो रासायनिक है सिल्वर नाइट्रेट, ये कर्नाटक मैसूर की जो लैब है वहाँ पे इसके एसिड बनता है और सुरक्षित सरकार के ही अंडर में इसको विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे चुनाव होते हैं तो अमिट स्याही इसको बोलते हैं, ठीक है। और एसिड का नाम क्या बहुत सारे एग्जामों में आया है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। आप इसकी चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर नाइट्रेट होता है जो रसायन जिसका इस्तेमाल होता है। अब आप बच्चों से मैं कुछ कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग वोट डालते हैं कि नहीं। अगर नहीं डालते हैं तो आप अपनी हैबिट डालें वोट डालने की, क्योंकि वोट डालना आपका संवैधानिक अधिकार है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि वोट डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर मान लीजिए आप वोट नहीं डालते हैं तो कोई ना कोई प्रत्याशी जीतेगा तो फिर हो सकता है कि गलत जीत जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और प्रत्याशी को सिलेक्ट करने के कई सारे तरीके के, खासकर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ जो स्टडी कर रहे हैं। आप ऐसा मत करिए कि आप अपने आपका कास्ट का प्रत्याशी खड़ा हुआ है और अच्छा नहीं है और आप कास्ट की वजह समझ के आप हो सकते हैं कि लाभ मेरी कास्ट का है, भले बदमाश हो, गुंडा हो या बहुत ही आलसी हो या काम ही नहीं करता हो, तो ऐसे प्रत्याशी से आप बचिए। क्योंकि आप जो है क्योंकि जो जनता है वो मालिक होती है और ये लोकसभा जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हो ये आपके नौकर हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको धर्म देख के नहीं देखना कि हमारे धर्म का है तो हम डाल दें, हमारी कास्ट का है या हमारे पड़ोस का है, हमारे मोहल्ले का है, ठीक है। ये देख के वोट मत करिएगा। अगर आपने ये वोट के देख के डाला तो आप जो काम करवाना चाहते हैं, ना ही आप कोई फेवरेट पार्टी या कि आप भले बदमाशी कर रही हो, काम ही नहीं कर रही हो, आप जो है उसको वोट दे दिए कि भाई ये इस वर्ग के लिए काम करती है, ये पार्टी इस वर्ग के लिए, तो हम इस वर्ग के लिए काम डालें। अगर आपने ये समझ के डाला तो आप के जो इशूज हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो जीतने के बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
और ये ध्यान डालिए कि आप अपने लिए एक नौकर का सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए जीजा नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, ना ही आप दामाद सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने दामाद समझ के सिलेक्ट किया फिर तो वो अपनी खूब खुशामद कराएगा। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए, खासकर स्टूडेंट्स। जैसे आप देखेंगे कि कोई वकील है, किसी जाति देश को केस नहीं लेता है, कोई डॉक्टर है ये देख के नहीं जाएगा कि यार हमारी कास्ट का ही है, चलो हम इसको देखेंगे, बाकी लोगों को बाहर कर देंगे। कोई टीचर है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो इसीलिए आप भी ऐसा तरीका अपनाएं कि जहाँ पे भेदभाव रहित जो अच्छा प्रत्याशी हो। और अच्छा कैसा भाई, आप देखेंगे कि आपके पास सोशल मीडिया है, आप वहाँ पे सर्च करके वगैरह वगैरह काफ़ी जानकारी की कौन सी पार्टी के जो एक अपना नोटिस जारी करती है कि हम ये करेंगे, उसमें देख लीजिएगा कि पिछली बार उसने जो कहा था उसमें से काम किया कि नहीं किया। नहीं तो तुरंत बदलिए उसको, अपनी सोच बदलिए, अपने फादर की, गार्जियन की वगैरह बदलिए कि अरे उसने तो काम ही नहीं किया है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको अच्छा काम करवाना है तो उसको पार्टियां जो हैं तानाशाही हो जाती हैं। आपने सोचा कि नहीं यार ये ऐसा काम करती है, ये हमारे लिए ये काम कर रही है, लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ध्यान रखिएगा, खासकर स्टूडेंट वर्ग, कि अगर कोई पार्टी है वो रोजगार की बात करे, आपके लिए रोजगार अहम है, नहीं तो आपकी पीढ़ियां जो हैं पिछड़ जाएंगी, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से सोचिए, ना कि जीजा के हिसाब से, ठीक है। जो आपके लिए स्कूल की बात करे, आपके लिए हेल्थ डेवलपमेंट की बात करे, आपकी सुरक्षा प्रदान करे, देश को सुरक्षा प्रदान करे और शांति रखे अपने राज्य में, भाईचारा बढ़ाने की बात करें। ये कुछ कॉमन इश्यूज हैं जिनको लेके आप वोट करें, ना कि अपने जाति, धर्म या क्षेत्रवाद के हिसाब से। तभी इंडिया बढ़ेगा, तभी आप भी बढ़ेंगे और आपका विकास जो है, ग्रोथ है, वो तेज़ी से रहेगा, ठीक है। और इसका जो इस समय जो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, और आपको मालूम है कि अभी जो वोटिंग होगी, जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इन सभी में वोटिंग होगी और 7 चरणों में वोट पड़ेंगे और जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। तब हमें पता लगेगा कि हमारे जो लोकतंत्र की रक्षक करने वाला जो रक्षक है वो कौन बनेगा। अगर आपने सही फैसला लिया तो जो है, और ध्यान रखिए प्रत्याशी और जो भी है वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ ना हो। अगर पढ़ा लिखा होगा तो पढ़े लिखे वाली योजनाएं लाएगा, डेवलपमेंट तेजित करेगा। अगर आपने डिसीजन आपका बहुत अच्छा नहीं रहा तो प्रॉब्लम जो है आने वाले समय में आपको ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करें ब्रेन्स जीएस और बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट लें। ओके, जय हिंद।